243 में से कितनी सीटें आएंगी प्रशांत किशोर? अर्श पे या फर्श पे, या तो 10 से कम आएगी या इतनी आएगी कि अगली बार जब आप जीतने रिजल्ट के बाद इंटरव्यू लेने आइएगा तो इस हाथे में इस कैंपस में घुसने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब इतनी आप भीड़ जो है, इतनी नहीं, भीड़ नहीं, इतनी ज्यादा सीट आएगी कि आप इस कैंपस में आने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। नहीं वो तो अभी भी करनी पड़ती नहीं, अब वो अलग, ये तो अभी भीड़ है। नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। मैं आपको जो कह रहा हूँ कि या तो अर्श पे या फर्श पे, या तो 10 से कम या इतनी सीट की इतिहास लिखा जाएगा। जेडीयू की क्या 25 से कम, पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहे हैं, रोज आकलन नहीं बदलते हैं। नहीं, पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा 25 से मैं कम? बोल तो दिया, फिर रिपीट कर देता हूँ। फिर आऊंगी मैं आपसे आ जाना, फिर आप दूसरी बार आए हैं, एक बार और आ जाइएगा कि सियासत फिर आप छोड़ देंगे। बिल्कुल। रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा। अगर जन स्वराज जीता होगा तो भी कहिएगा मैं छोड़ दूंगा। वजह क्या है? अरे ये तो आप लोगों ने कहा कह रहे ऐसे कैसे होगा। मैं कह रहा हूँ इतने दावे के साथ कह रहा हूँ कि नहीं आएगा 25 सीट। लिख लो मेरी बात, वजह की कोई नहीं है बात, ये तो ऐसे शर्त लगाने वाली बात हो गई। ये चुनाव जेडीयू के लिए आप कैसे देख रहे हैं? खत्म। अभी आप देखिए, किसी ने कल पूछा, बोला कि जदयू के कार्यालय पर मोदी जी का फोटो लगा हुआ। हाँ, सही है। तो ये दिखाता है जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार के राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। चुनाव के बाद न नीतीश कुमार रहेंगे न जदयू रहेगा। लेकिन आप बताइए, ऐसा संभव है कि जदयू यहाँ दल है उस पर फोटो लगा हुआ है मोदी जी का? भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे कार्यालय में फिर उन्होंने पोस्टर लगा दिया नीतीश बाबू का। वो तो आपस में लड़ रहे हैं वो किसी, लेकिन जदयू के कार्यालय में नीतीश मोदी जी का फोटो 30 साल पुरानी पार्टी है, पहली बार लगा। एनडीए है ना, आपस में लड़, उनके नेतृत्व एनडीए का वो ऑफिस नहीं है, वो जदयू का ऑफिस है। तो आप कह रहे हैं कि अब ये भैया वो ऑलरेडी उनका मतलब भाजपाकरण तो हो गया है, जैसे कहते हैं ना कांग्रेसी, भाजपा का कांग्रेसीकरण हुआ है, उसी तरह जदयू का भगवा रंग में पेंट होना शुरू हो गया है। चुनाव आते आते पूरा ही पेंट हो जाएगा। पर आपको भी तो ये कहते हैं कि इस सफेद कुर्ते के पीछे कहीं ना कहीं भगवा रंग हम लोग का कलर पीला है। मिक्स अप होता है। नहीं, हमारा कलर हाँ, पीला है का कलर भी और पीला है। जो लोगों को नहीं पता है उनको बता दे कि अगर हिंदू वाले भी जो लोग हैं उनको नहीं पता है, हिंदुओं के लिए सबसे शुद्ध जो कलर जिसको मानते हैं वो पीला है, पीताम्बर है, वो विष्णु का कलर है। हम लोग यहाँ जब शादी होती है लोग हल्दी लगाते हैं, बच्चे का जन्म होता है उसको हल्दी किया जाता है, भगवा नहीं पहनाया जाता है। तो भगवा से भी ज्यादा शुद्ध कलर है ये, भगवा से भी ज्यादा है विष्णु का कलर है। नहीं तो आप बताइए, आप ये सवाल पूछने के पीछे मकसद था कि चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सीपीआई सीपीएम हो, ये सब कहते हैं माले, ये सब कहते हैं कि आप उनकी बी टीम है भाई। तो यानी मोदी जी के साथ पहले भी आपने काम किया है, उन्हीं के इशारे पर आप यहाँ पर आ गए। इतने देर से तो बोल रहे हैं कि भाजपाई हमारी हमको गाली दे रहे हैं, फिर अब आप कह रहे हैं कि मुकेश सहनी हमको दो आरोप लगा रहे हैं, फिर आपने अभी कहा कि अब हमको आरजेडी वाले अब ऐसा है तो क्या पहले वो आपस में लड़के पहले ये तय कर लें कि भाई मैं किसके साइड हूँ। बता दीजिए आप मैं किसी के साइड नहीं हूँ, मैं बिहार की जनता के साथ हूँ, बिहार के युवाओं के साथ हूँ और बिहार के युवाओं की तकदीर बदलने के उस जज्बे के साथ हूँ कि नवंबर के बाद बिहार का युवा पलायन नहीं करेगा। अगले 10 वर्ष में बिहार में देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाकर दिखाया जाएगा। बिहार को पुनः ज्ञान की भूमि के तौर पर प्रस्थापित कर देंगे। पर प्रशांत किशोर, आप जानते हैं और मुझे पता है कि अगला सवाल आएगा और फिर आप जो है भड़क जाएंगे। क्या भड़कता? तो मैं कभी नहीं हूँ, आराम से आपने हंस के बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बदलाव के लिए जो है जन स्वराज को लोग सुनने के लिए, देखने के लिए आते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर दूसरी कोई वजह क्या है भाई? देखिए, प्रशांत किशोर का चेहरा इतना सुंदर है नहीं। प्रशांत किशोर किसी बड़े बाप के लड़के हैं नहीं। प्रशांत किशोर कोई एमपी सांसद के लड़के हैं इस बिहार में, उसमें जरूर कहा जाता है कि प्रशांत, पूरा नाम क्या हुआ तुम्हारा? नहीं, आप एक बात सुनिए। प्रशांत मिश्रा जी के बेटे। नहीं, मिश्रा जी नहीं है, मेरा सरनेम पांडे है। हाँ, तो पांडे जी के बेटे। सुनिए मेरी बात, सुनिए, पांडे जी के बेटे जो हैं वो जातिगत समीकरण कैसे बिठा पाएंगे? अच्छा, क्यों बैठाएं इस बिहार में? ये बताइए, पांडे जी के बेटे का काम कैसे कर रही है ऐसा? नहीं, मैं कहाँ, ये तो आप जानते हैं बिहार में कैसे काम होता है। आप जानते हैं ऐसा बात? तो बताइए। मैंने कहा था ना, मेरा अगला सवाल आपको परेशान करेगा। बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा, हम तो आपकी बात को वैलिडेट कर रहे हैं कि सही है। हाँ, ठीक है। तो अगर आप ही कह रही हैं कि मोदी के नाम पर वोट पड़ा है बिहार में, और आप ही कह रही हैं कि हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है, तो आप मुझे बता दीजिए रूबिका जी कि बिहार में मोदी जी के जाति का कितना लोग रहता है
और अगर मोदी जी के जाति के लोग नहीं रहते हैं तो आप बिहार के लोगों के प्रति ये पूर्वाग्रह तो क्यों रखते हैं कि बिहार में लोग जाति पर वोट देते हैं? देखिए, अब मुझे पता था आप उस तरफ आएंगे। अरे बिल्कुल, आप लोग बिहारियों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। आपने सुनिए, कर्नाटक में जाकर मैं आपको पहले ही आगाह कर नहीं आगाह मत कीजिए, लगा चुकी थी। आप मुझे बताइए कि आपने कर्नाटक में जाकर कभी ये पूछा कि लिंगायत वो कालिगा के रहते हुए आप लोग कैसे चुनाव जीतेगा? आपने क्या आंध्र प्रदेश में पूछा कि सर सुनिए, नहीं कापू कम्मा रेड्डी की राजनीति से कैसे पार पाइएगा? फिर ये बात होगी पीके, हम तो बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे ही जानना चाह रही हूँ कि बिहार बार-बार को ये क्यों कहा आप लोग जाता कहते हैं ये है, बात? तो आप तोड़ दीजिए उस समीकरण मैं तोड़ रहा को। तोड़ा है? अरे मैंने नहीं, कोई मना थोड़ी कर बिहार रहा के है। लोग ने तोड़ा है। 14 में मोदी जी को वोट दिया किसने? अब आप कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट दिया है, किसने दिया? फिर आप नाम लगाते हैं कि रूबिका लियाकत कह रही है मोदी को दिया वोट मोदी को। आप मानते हैं ना कि मोदी को वोट दिया गया है? हम बिल्कुल मानते हैं। हाँ, तो फिर कम से कम ये तो मत कहो कि बिहार के लोग जाति तो जाति पर वोट नहीं पड़ता है। पड़ता है। जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है, जाति एक बड़ा फैक्टर भी है, लेकिन जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है जैसा आप बता रही हैं। जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। जाति अच्छा, कितना बड़ा फैक्टर है? कितना बड़ा फैक्टर है इसको क्वांटिफाई करना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको सही में समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। डिपेंड करता है, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई घटना, अगर कोई मुद्दा बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा चेहरा, बहुत व्यक्तित्व नहीं हो, तो जब लोकल स्थानीय मुद्दे पर चुनाव होते हैं, लड़ने वाले सब एक जैसे ही दिखते हैं तो लोग जातियों पर वोट करते हैं। लोगों को लगता है भाई सब तो एक के जैसा दिख रहा है, चलो अपने जाति वाले को दे देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई घटना है, अगर कोई विषय है, तो लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करते रहे हैं। 84 में इंदिरा जी की मृत्यु ऐसी एक घटना थी, लोग जातियों से ऊपर उठकर लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। तो अभी ऐसी कौन सी घटना है? 89 में बोफोर्स बहुत बड़ा मुद्दा था, बिहार के लोगों ने जातियों से ऊपर उठकर विश्वनाथ प्रताप सिंह को वोट दिया। 14 में मोदी वो व्यक्तित्व था, उसके नाम पर लोगों ने जाति से ऊपर उठकर वोट दिया। 2019 में पुलवामा राष्ट्रवाद का मुद्दा था, राष्ट्रीय सुरक्षा का, लोगों ने जाति से उठकर भाजपा को वोट दिया। 2020 में वो मुद्दा नहीं था, स्थानीय चुनाव हुए तो भाजपा को उतनी सीट नहीं मिली जितनी मिलने की उनकी उम्मीद थी। आप कह रहे हैं कि इस बार मुद्दा क्या है? इस बार वो मुद्दा है बदलाव। अब सुनिए, हमने इंटरव्यू लिया उप मुख्यमंत्री का, सम्राट चौधरी का, उप मुख्यमंत्री बिहार के। अच्छा। सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी से जब आपका जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी दिलजलों की पार्टी है। चलिए, दिलजले समझते हैं आप? उन्होंने मुझसे पूछा कि बेचारे को जब कहीं कोई जगह नहीं मिलती है तो पीके बोलते हैं आओ। ठीक है। तुम और पीके मतलब खुद जो हैं वो भी अलग अलग पार्टियों से दिल जले हूँ। अब देखिए, आप किसका नाम ले रही हैं, उनका कम से कम हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ लीजिए। सम्राट चौधरी लड़के हैं शकुनी चौधरी के। शकुनी चौधरी पहले जब कांग्रेस की बिहार में सरकार होती थी तो उस दल में विधायक और मंत्री थे। किसी ज़माने में मुंगेर में उनका एक वीडियो है, देख लीजिए, कहा था कि मोदी को इसी मुंगेर की ज़मीन में गाड़ दूंगा। फिर वहाँ से भागे, जब राजद की लालू जी का दौर आया तो राजद की सरकार में विधायक और मंत्री बने। जब लालू जी का सितारा नीचे आया तो ये बेचारे नीतीश कुमार की सरकार में विधायक और मंत्री बन गए। फिर जब नीतीश का सितारा गर्दिश में आया तो मांझी जी के साथ ये भागे ये लोग, मांझी जी की सरकार में भी ये विधायक मंत्री थे, रिकॉर्ड पर है, चेक कर लीजिएगा। और आज जब भाजपा का भी थोड़ा बहुत दौर बढ़ा तो ये सम्राट चौधरी उसमें जाकर शामिल हुआ है। तो ये भाजपाई जो यहाँ पर हैं, जो संघ के हैं लोग, जो भाजपा के लिए जिन्होंने खून पसीना लगाया है, उनसे जाकर पूछिए कि ये आदमी कौन है। ये दूसरे को दिल जला बता रहा है। भाई सम्राट चौधरी को बिहार में उप मुख्यमंत्री है, आपने ठीक कहा। बिहार के आधे हिस्से में लोग जानता नहीं है कि सम्राट चौधरी है कौन। आप अभी पटना के किसी भी स्लम एरिया में चलिए और वहाँ पर महिलाओं को खड़ा होकर आप जरा पूछिए कि भाई सम्राट चौधरी कौन है। जो लोग जानता नहीं कि सम्राट चौधरी कौन है, वो आदमी स्टेटमेंट दे रहा है दूसरे पर आपकी पार्टी दिलजलों की पार्टी है कि नहीं? अरे है? भाई, जिनको जहाँ जगह नहीं मिलती है वो आपकी पार्टी में जगह पाते हैं कि नहीं? हम लोग की पार्टी दिलजलों की पार्टी है। हम लोग का दिल जला हुआ है कि हम लोग का बिहार, हम लोग के बच्चे मजदूरी करने के लिए गुजरात जा रहे हैं और हम लोग जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति यहाँ हैं, सारी क्षमता वाले, फिर भी बिहार की ये दुर्दशा है। इसलिए हम लोग का दिल जल रहा है। दिल इसलिए जल रहा है कि बिहार आज सबसे देश का गरीब और पिछड़ा राज्य है। दिल इसलिए जल रहा है कि लोग बिहारी को बिहारी कह के बाहर अपमानित करते हैं। बिल्कुल दिल जलों की पार्टी है, दिल जलों की पार्टी है, लेकिन इसलिए है कि बिहार की दुर्दशा से हम लोग का दिल जल रहा है। अभी आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने वहाँ वक्फ को लेकर जो बयान दिया, वक्फ कानून को लेकर जी, तब प्रशांत किशोर ने पुरजोर तरीके से कहा कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया हुआ है उस हिसाब से सबकी रायशुमारी करके किसी तरह का कोई बदलाव करना चाहिए।
अब लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी क्या है। प्रशांत किशोर क्या मतलब किस तरफ खेल रहे हैं प्रशांत? ऐसा है, वक्फ बिल को लेकर प्रशांत किशोर जनसुराज ने पहले दिन से कहा है कि हम लोग इसके विरोध में हैं। विरोध में क्यों है ये भी वजह बताई। इसलिए नहीं कि वक्फ बिल अच्छा है, खराब है, मुसलमानों के हित में है, विरोध में, वो भी हमारा बहस का विषय हो सकता है। क्यों नहीं वक्फ बिल पास होना चाहिए था? क्योंकि जो मैंने आपने जो बात बताई कि मेरा ऐसा मानना है, जनसुराज का ऐसा मानना है कि जिन बातों को लेकर इस देश की नींव रखी गई, जो इस देश के फाउंडिंग फादर्स थे, संविधान में जो बेसिक प्रावधान किए गए, जिन वर्गों को भारत के इस संघ से जोड़ने के लिए जो वादे किए गए, अगर उसमें कुछ आप आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो वर्ग उससे प्रभावित हो रहा है उसको आपको कॉन्फिडेंस में लेना है। ये बात जितना ही मुसलमानों के लिए है उतनी ही किसानों के लिए भी है। किसानों के लिए एक नए कानून का प्रावधान मोदी जी ने करने की कोशिश की, किसानों को वो बात नहीं समझ में आई तो कानून का विरोध भी हुआ, कानून को वापस भी लेना पड़ा। तो बात मुसलमान की नहीं है। अगर आप वक्फ बिल के जरिए कुछ ऐसा संशोधन या प्रावधान कर रहे हैं जिससे देश का 20% आबादी असहज महसूस कर रहा है, तो सरकार या कानून बनाने वालों की जिम्मेवारी है कि उनको कॉन्फिडेंस में ले तभी कानून बनाएं। उस नजरिए से हम उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है। जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो मेयर बेवकूफ़ी वाली बात, लोग वोट लेने वाली बात, बरगलाने वाली बात कि मैं आऊँगा तो इस कानून को फाड़ दूंगा। अरे आप ये बताइए कि देश ने कानून बनाया है, आप फाड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? पहले बात तो ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। दूसरा, अगर आप फाड़ भी दो, मैं यहाँ लाकर फाड़ दूं तो उससे क्या, मैं संविधान यहाँ फाड़ दूं तो क्या संविधान खत्म हो जाएगा? आप तो ये कह सकते हैं, अगर राजनीतिक भाषा भी इस्तेमाल करना है तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार में इसको लागू नहीं होने देंगे। लेकिन ये लोग तो पॉपुलिस्ट बात करते हैं। इनके पिताजी ने, पर वो भी क्या, वो भी हो सकता है क्या कि आप लागू ना होने बिल्कुल हो सकता है। इनके पिताजी ने, सुनिए मैं उस पर आ रहा हूँ, पहले समझ लीजिए इनका कैरेक्टर। हाँ। ये लालू यादव और तेजस्वी यादव ये लोग कुछ भी कह सकते हैं। लालू जी ने पूरे देश ने देखा, संसद में खड़ा होकर कहा कि वक्फ का संशोधन बिल आना चाहिए। हाँ। ये हमने नहीं कहा, तेजस्वी ने नहीं कहा, लालू यादव ने संसद में कहा। उन्हीं का लड़का अब उसका विरोध कर रहा है और विरोध करके लोगों को, मुसलमानों को ये बरगला रहा है कि अगर हम जीत कर आए तो हम इसको फाड़ कर फेंक देंगे। मुसलमानों को ये सवाल करना चाहिए कि भाई कानून संसद में बनाया जाता है और संसद से हटाया जाता है। हाँ। किसानों के खिलाफ कानून बना, वापस लिया गया केंद्र की तरफ से। आंदोलन किए और सरकार को मजबूर किया कि वो कानून वापस हो। तेजस्वी यादव एक दिन भी कहीं रोड पर नहीं गए वक्फ बिल के विरोध में। ये मुस्लिम संगठनों ने एक सभा बुलाई थी, इमारतें शरिया और उनसे जुड़े हुए संगठनों ने, उसमें अपना चेहरा चमकाने के लिए उनके खर्चे, उनकी ताकत के लोग जुटे। उसमें ये भाई साहब खड़ा होकर बाहुबली बन रहे हैं कि मैं आऊँगा तो फाड़ दूंगा। भाई तुम एक दिन दिल्ली गए, तुम्हारे विधायकों ने एक दिन मार्च किया, एक दिन तुम लोग धरने पर, उपवास पर बैठे। पंजाब के किसानों ने तो 1 साल दिल्ली को घेरा हुआ था। तुम्हारे पास तो 75 विधायक हैं, तुम घेर लो जाकर दिल्ली। तुम तो कहते हो बिहार में तुम्हारे पास करोड़ों लोग हैं, तुम मुसलमानों के हितैषी हो तो जरा घेर लो। यहीं पर बिहार के जो नेता हैं उनका घर घेरवा के देख लो।